गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मानव अधिवास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अधिवास का अर्थ और उनकी परिभाषा हमने पढ़ी है। मानव अधिवास की उत्पत्ति हम पढ़ चुके हैं और उनका वर्गीकरण जो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। और इसके आगे हमने पढ़ा है आधारभूत कार्यों के आधार पर मानव अधिवास को दो भागों में बांटा गया था, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। और ग्रामीण अधिवास जिनको चार भागों में बांटा गया था, चार प्रकार बताए गए थे। पहला सघन व गुच्छित अधिवास, दूसरा परकीर्ण या एकाकी अधिवास, तीसरा मिश्रित अधिवास, चौथा पल्ली अधिवास। जिनमें सघन या गुच्छित अधिवास के बारे में हम पढ़ लिए और इसके बाद में दूसरा परकीर्ण या एकाकी अधिवास के बारे में हम पढ़ेंगे। परकीर्ण या एकाकी अधिवास ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं। परकीर्ण यानी दूर दूर, एकाकी या अकेला कोई किसान का घर होता है, इसलिए आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। परकीर्ण अधिवास एक दूसरे से दूर होते हैं और कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य स्थानों पे बनाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं देखी। आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, पहली। द्वितीय है व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं, सभ्य समाज से दूर एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरा, व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन करता है। चौथा है एक दूसरे के सहयोग की भावना इनमें कम पाई जाती है, क्योंकि अकेले रहते हैं इसलिए सहयोग की भावना इनमें कम दिखाई देती है। कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है और कृषि में जो कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनमें ऊंच नीच की भावना देखने को मिलती है। और परकीर्ण या एकाकी अधिवास का वितरण विश्व में उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के पैरी प्रदेश, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है, वहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। पैरी या पैरीज घास के मैदान, वहाँ पे परकीर्ण बस्तियाँ देखने को मिलती है। एशिया के स्टेपी घास के मैदान, गंगा के खादर, खादर आप जानते हैं निम्न भूमि को कहते हैं जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँच जाता है और मिट्टी की नई पर जमा हो जाती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका के पंपाज घास का मैदान है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दक्षिणी राजस्थान में, राजस्थान का दक्षिणी भाग जिनमें उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में तथा मरुस्थलीय प्रदेश में परकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। इसलिए राजस्थान का दक्षिणी भाग जिनमें उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश जिनमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, इन क्षेत्रों में परकीर्ण अधिवास देखने को मिलता है। यह था परकीर्ण या एकाकी अधिवास। तीसरा है मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास जिनमें सघन अधिवास और परकीर्ण अधिवास इन दोनों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। यह सघन व परकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है। सामान्यतया किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। मिश्रित अधिवास कैसे बनते हैं कि जब परिवार की संख्या बढ़ जाती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो परकीर्ण अधिवास से मिश्रित अधिवास बन जाते हैं। इनकी उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से मिश्रित अधिवास नहीं बनते हैं, जबकि परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए पारिवारिक कारण इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे सांगोद तहसील है कोटा जिले में, वहाँ का खुर्द गांव इसका अच्छा उदाहरण है। और चौथा है पल्ली अधिवास। पल्ली
का अर्थ होता है ढाणी। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। इन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे पल्लीकृत बस्तियों को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे पान्ना, पाड्डा, पल्ली, नगला या ढाणी। और पल्लीकृत बस्तियां पर्वतीय प्रदेश की निचली घाटियों में और खनन क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, पर्वत की तलहटी और खनन क्षेत्रों में पल्लीकृत बस्तियां अधिकांशतः पाई जाती है, जिनमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं। यह हमने ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार पढ़े थे, जो 4 प्रकार के थे: सघन, परकीर्ण, मिश्रित और पल्ली अधिवास या पल्लीकृत बस्तियां। और आगे हम पढ़ रहे हैं वो है ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूप। प्रतिरूप का अर्थ होता है बसावट, कि ग्रामीण आदिवासी किस आकृति में बसे हुए हैं। ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूपों को प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक, परिवहन मार्ग, धार्मिक स्थल आदि निर्धारित करते हैं। यह प्राकृतिक कारणों से, ऐतिहासिक प्राचीन समय से बसी हुई जो भी गांव हैं उसके आधार पर आकृति होती है। समाज की रीति रिवाज के अनुसार वहाँ की संस्कृति, परिवहन मार्ग, धार्मिक स्थल इन पर निर्भर करती है। और ग्रामीण आदिवासी के प्रतिरूप में 1 नंबर पे है रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप नाम से विदित हो रहा है कि किसी रेखा के अनुसार कतार में कोई बस्तियां विकसित होती है, उसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी या सागर तट के सहारे यानी पास में बस्तियों का विकास होता है, इन्हें पंक्तिनुमा मार्गोन्मुख, किसी मार्ग के आमने सामने, अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। देखिए, जब कोई सड़क मार्ग होती है, रेल मार्ग होती है, नहर होती है या कोई घाटी होती है, उसके दोनों ओर, सड़क के दोनों तरफ, नहर के दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ मानव बस्तियां कतार में विकसित हो जाती है। ऐसी बस्तियों को रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे ये सड़क मार्ग गुजर रहा है, दोनों तरफ बस्तियां विकसित हो गई हैं। दूसरा है अरीय प्रतिरूप। जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची व पक्की सड़कें मिलती है, तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है। अरीय प्रतिरूप में कि यह कोई केंद्र है और इस केंद्र से ये पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें गुजर रही है, केंद्र में आके मिल रही है, और इस केंद्र के बीच में ये वाला भाग त्रिज्याकार है जहाँ पे मानव बस्तियाँ विकसित हो रही है। इस प्रकार के जो प्रतिरूप बनते हैं उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। और अरीय प्रतिरूप से ही तारा प्रतिरूप बनता है, इसलिए तीसरा है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है, किंतु बाद में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति तारे जैसी हो जाती है। देखिए, ये प्रतिरूप जो बना हुआ था वो अरीय प्रतिरूप है, पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है और भूमि का अभाव हो जाता है केंद्र के पास में, इसलिए सड़कों के समांतर ये बस्तियां विकसित हो रही हैं। इस प्रकार से पहले अरीय प्रतिरूप था, इसी से बाहर की तरफ सड़कों के समानांतर मानव अधिवास विकसित हो गए, जिससे तारा प्रतिरूप बन जाता है। 4 नंबर पे है आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप। जब 2 सड़कें आपस में मिलती हैं
और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। विश्व के मैदानी भागों में इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप किसे कहते हैं कि जब एक सड़क मार्ग दूसरी सड़क मार्ग को समकोण पे काटती है, 90 डिग्री पे क्रॉस करती है और बीच बीच में सर्किल बन जाते हैं, जिस कारण से जो प्रतिरूप बनता है वो आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप कहलाता है। जैसे ये मुख्य सड़क है और इसको समकोण पे दूसरी सड़क काट रही है, ये 90 डिग्री को क्रॉस कर रही है, इसलिए बीच बीच में आयत के समान ये बस्तियाँ विकसित हो जाती है। इन्हीं को आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप कहते हैं। ये सर्किल बन गई बीच में और गलियों द्वारा भी इनका संपर्क रहता है। 5 नंबर पे है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। जब नदियों, नहरों, सड़कों का संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं हैं, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। भारत में हरियाणा और पंजाब में ऐसे प्रतिरूप मिलते हैं। त्रिभुजाकार प्रतिरूप जब कोई मुख्य सड़क मार्ग होती है और उसमें अन्य सड़क आकर के मिलती है पर क्रॉस नहीं करती, जैसे ये मुख्य सड़क है और इसमें अन्य सड़क आकर के मिल रही है, क्रॉस नहीं करती, तो ये त्रिभुज की आकृति में भूमि स्थित होती है। यहाँ पे मानव बस्तियों का विकसित होना त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहलाता है। इसी प्रकार से ये इसको सड़क भी मान सकते हैं और इसको नदी भी मान सकते हैं, नहर भी मान सकते हैं। अगर नदी है तो दूसरी नदी आकर के मिल रही है, क्रॉस नहीं कर रही। यह मुख्य नहर है, इसमें अन्य नहर आकर के मिल रही है। इस प्रकार से त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। और अन्य प्रतिरूप हैं जैसे मकड़ी जाल प्रतिरूप, टी आकार प्रतिरूप, वाई आकार प्रतिरूप, अनाकार प्रतिरूप, दोहरे ग्राम प्रतिरूप, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।